राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी औरत की है जो ना तो मायके में अपने सुकून के पल जी पाई और ना ही ससुराल में। यहाँ तक कि बेटा जन्म हो लेता है, वह भी अपनी माँ को माँ ना समझ सका। कमला जी अपने 6 बहनों में से सबसे बड़ी थी। माता पिता एक बेटे के इंतजार में 6 बेटियों को जन्म दे चुके थे। कमला जी की दादी कमला को ही अपशगुन कहती थी। उनका कहना था कि जब से कमला ने जन्म लिया है, उसी के बाद ये 5 बेटियां आई हैं। इसने ही बहन को बुलाकर लाई है। इसीलिए हमेशा कमला जी की दादी कमला से नफरत किया करती थी। कमला जी पढ़ लिख कर अपने पैरों में खड़े होना चाहती थी, लेकिन उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह 6 बेटियों का पालन पोषण, घर गृहस्थी चलाने के बाद अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दे सके। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटियों के लिए जल्दी से जल्दी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। पहली बेटी कमला थी, इसीलिए उन्होंने कमला का विवाह एक आधी उम्र के आदमी के साथ कर दिया, जिसका विवाह पहले हो चुका था और उसकी पत्नी मर चुकी थी। कमला जी विवाह के बाद जब ससुराल में गई, तो वहां उन्होंने देखा कि उनका पति एक शराबी व्यक्ति है। उनके घर में उनके जेठ ससुर के किराने की दुकान थी। उनका पति दुकान में कभी बैठता नहीं था। वहां उसकी एक नौकर से ज्यादा कोई हैसियत नहीं थी। जब पति की कोई इज्जत नहीं थी, तो भला पत्नी की इज्जत कहाँ से ससुराल में होगी। कमला जी को नौकरानी की तरह घर का काम दे दिया जाता था। कमला जी का मायके में भी कुछ खास ठिकाना ना था। यदि वो कंप्लेन भी करना चाहती तो किसको बताती। इसीलिए जो ससुराल में मिलता उसी से खुश रहती और घर गृहस्थी के काम में पूरा दिन लगी रहती। शादी के 1 साल पूरे होते ही कमला जी की गोद में भगवान ने उन्हें एक प्यारा सा बच्चा दे दिया, जिसका नाम कमला जी ने सूरज रखा। सूरज 3 साल का हुआ, तभी कमला जी के पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। कमला जी के जेठ और जेठानी घर का पूरा काम करवाते, लेकिन जब उनके बच्चे और उनके खर्चे की बात आती, तो यही कहती कि इस घर में तुम बोझ बनकर रह रही हो, बैठे बैठे खा रही हो। एक दिन कमला जी ने मुंह खोल दिया, कहा कि इस घर में मेरे पति का भी अधिकार है, मुझे भी दुकान में आधा हिस्सा मिलना चाहिए और मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लूंगी। यह बात सुनकर कमला जी के जेठ और जेठानी ने उन्हें तो घर से ही निकाल दिया। बड़ी आई, घर में अधिकार मांगने वाली, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, उठा अपने बच्चे को और मायके चलेगा। तेरा पति तो शराबी था, कभी 1 रुपए कमा कर दिया, आज घर में जो कुछ भी है वह सब मेरी मेहनत का है। कमला जी के ससुर थोड़ा रहम दिल थे, लेकिन वह अपने बेटे के सामने कुछ ना बोल सके, क्योंकि वह अब बूढ़े हो चुके थे। सास की भी कोई उस घर में नहीं चलती थी। कमला जी अपने बेटे को लेकर घर से निकल गई। वह बहुत परेशान थी। चलते चलते वह एक स्कूल के पास बैठी थी, तभी उनकी मुलाकात स्कूल की प्रिंसिपल से हो जाती है। स्कूल की प्रिंसिपल एक रहमदिल इंसान थी। जाते हुए भी उन्होंने देखा था कि यहाँ एक औरत छोटे से बच्चे को लेकर स्कूल के बाहर बैठी है, और जब स्कूल छूटने के बाद वह वापस निकली तो उसी औरत को वहीं पर बैठे देखा, तो उनसे रहा नहीं गया। वह पूछ बैठी कि तुम यहाँ इतना टाइम से क्यों बैठी हो। कमला जी ने अपनी सारी स्थिति बता दी। प्रिंसिपल मैडम को उस औरत पर तरस आ गई और उन्होंने कमला जी को अपनी ही स्कूल में एक चपरासी के तौर पर रख लिया और स्कूल में ही रहने के लिए बोल दिया, और उसके बच्चे को भी वही स्कूल में एडमिशन करने के लिए बोल दिया। कमला जी की आधी फीस भी माफ कर दी गई। अब कमला जी को रहने के लिए एक छोटी सी जगह और उनके बेटे के लिए स्कूल भी मिल गया था। कमला जी पूरा दिन स्कूल में मेहनत और लगन के साथ काम किया करती थी और इसी स्कूल में रह जाती।
कमला जी अब इतना तो संतुष्ट थी कि चलो मेरे बेटे की परवरिश ठीक ठाक से हो रही है, लेकिन भगवान ने उन्हें किस्मत में कभी सुख दिया ही नहीं था। कमला जी का बेटा जैसे जैसे बड़ा होता तो वह अपने पिता के लक्षण पर ही जा रहा था। चिड़चिड़ा सा रहता, माँ के साथ बदतमीजी से बात करता, माँ की इज्जत नहीं करता। कमला जी लाख कोशिश करती, लेकिन अपने बेटे में अच्छे संस्कार दे ही नहीं पाई। शायद वह अपने पिता के लक्षण में ही चला गया था। खाने पीने में भी बचपन से ही उसको उल्टी सीधी चीजों की आदत की लत होती जा रही थी। धीरे धीरे जब सूरज बड़ा होता गया, कॉलेज में गया, तो उसे कॉलेज में ही एक कविता नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है। जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो सूरज माँ से कहता है कि माँ, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है और मुझे शादी करना है। कमला जी बहुत खुश होती हैं कि कम से कम मेरे बेटे की गृहस्थी बन जाएगी। शादी होने के बाद यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और मुझसे भी प्यार करेगा और अपनी पत्नी का भी अच्छे से ध्यान रखेगा। लेकिन कमला जी की किस्मत यहाँ भी धोखा दे गई। बेटे की शादी होने के बाद कमला जी की बहू घर में आते ही अपने घर की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। सास को नौकरानी की तरह घर के काम बोलती रहती है। सुबह सुबह सूरज जब ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहा था तो बोला, माँ, आज मेरे ऑफिस से मेरे कुछ दोस्त आएंगे, उनके लिए तुम अच्छा सा डिनर बनाकर रख देना। कमला जी ने कहा, बेटा, आज कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहते कहते उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी। सूरज ने कहा, माँ, एक तो तुम ये बिना मतलब की खांसी को बंद करो। जब भी कोई बात होती है तुम खांसने लगती हो। नहीं बेटा, मैं जबरदस्ती नहीं खांसती। एक शब्द मुंह से निकलता है कि खांसी गला पकड़ लेती है। सूरज की बात सुनते ही कविता को भी मौका मिल गया। उसने कहा, तुम्हारी माँ की तो आदत है बार बार खांसने की, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। तुमको पता है, ये दिन भर उल्टा सीधा खाती चाटती रहती है। इस उम्र में ये सब इन्हें कहाँ पचता है। ठीक है कविता, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम पहले माँ को ले जाकर हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को दिखा देना, उसके बाद तुम डिनर बना देना। देखो, मेरे दोस्तों से मैंने वादा कर दिया है तो वो शाम को डिनर पर आएंगे ही। कविता इतनी बात सुनी तो गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, अरे आज तो मेरी किटी पार्टी है और उसके लिए मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है और तुम्हारी माँ यहाँ बहाना बनाकर बैठ गई। मैं ये सब इतना नहीं कर पाऊंगी। सूरज ने कहा, तो तुम माँ को आज डॉक्टर के पास मत लेकर जाओ, तुम शॉपिंग करने चली जाओ और उसके बाद आकर डिनर की तैयारी कर लेना। कविता आज बहुत गुस्से में थी। उसने खाना तो बनाया, दोस्तों को खिलाया। मेहमानों के जाने के बाद कविता सास को बहुत खरी खोटी सुनाई। अरे, इस घर में रहना है तो बहाना नहीं चलेगा। आपकी वजह से मेरी किटी पार्टी कैंसिल हो गई। अब दोबारा अगर आपने ऐसा बहाना बनाया माँ जी, तो देख लेना मैं आपके साथ क्या करूंगी। कविता ने रात को खाना भी नहीं दिया सास को। दूसरे दिन सुबह कविता और सूरज कहीं तैयार होकर जा रहे थे। कमला जी से कहा, माँ जी, हम लोग बाहर जा रहे हैं। रात का थोड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ है, वह आप साफ कर लेना। इसके बाद दोपहर का खाना बना लेना। हम लोग थोड़ा देर से लौटेंगे। कमला जी जब किचन में गई तो उन्होंने देखा कि बहू ने जो थोड़ा सा बर्तन बताया था वह तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। कमला जी बर्तन धोते धोते पूरा थक गई थी। एक तो खांसी उनकी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर कमला जी किसी तरह से पूरा खाना बनाई। शाम को बहू ने उन्हें कुछ खाने को भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी और चक्कर सा आ रहा था। जैसे ही वह कमरे में आराम करने गई, गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वह उठकर दरवाजा खोलने आ गई और तुरंत ही अपने बहू बेटे के लिए हॉल में खाना लगाने लगी। सूरज ने एक निवाला मुंह में डाला था कि जोर से चिल्ला उठा,
माँ, यह कैसा खाना बनाया है तुमने? कितना फीका फीका खाना है। मैं इतना कमाता हूँ और घर में बैठे बैठे सबका खर्च उठाता हूँ, तो क्या यही मरीजों वाला खाना खाने के लिए? जब आपको काम नहीं करना तो आप सीधे तरीके से मना क्यों नहीं कर देती? मैं कोई और व्यवस्था कर लूंगा। इतना कहकर वह खाने की टेबल वे से उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे कविता भी पैर पटकते हुए चली गई। कमला जी भी उठकर अपने बेटे बहू के पीछे पीछे जाने लगी। तभी उनको खांसी जोर जोर से आ गई। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने किसी तरह को खांसी को रोका। मुंह दबाते हुए उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम दोनों के लिए कुछ दूसरा खाना बना देती हूँ। नहीं, अब कुछ खाना बनाने की जरूरत नहीं है, सूरज ने गुस्से में कहा। तब कविता ने भी कहा, अरे, जो बनाया है जाके खा लो। किचन और घर की साफ सफाई कर दो। मुझे अब कुछ नहीं खाना। सूरज ने कहा, चलो कुछ ऑनलाइन ही खाना ऑर्डर कर लेते हैं। कमला जी को इतनी खांसी आ रही थी कि कविता और सूरज को घर में डिस्टर्ब होने लगा था। इसीलिए सूरज अपनी माँ को हॉस्पिटल में दिखाने ले गया। जांच के बाद वहां पता चला कि कमला जी को टीबी की बीमारी हो गई है। इसीलिए उनको काफी दिनों से खांसी आ रही थी। वहां पर उनकी 6 महीने प्रॉपर दवाइयों की देखरेख के लिए कहा गया। उसके बाद साल भर बाकी रिपोर्ट और जांच के लिए भी बोल दिया गया। अब तो इलाज लंबा चलने वाला था, खर्च भी ज्यादा हो रहा था। इसीलिए सूरज और कविता दोनों अपनी माँ के खर्च से बहुत परेशान थे। अब तो कमला जी कुछ काम भी घर पर नहीं किया करती थी। बार बार कविता यही कहती कि यह छुआछूत की बीमारी है। तुम्हारी माँ जब देखो मुंह खोलकर खांसती रहती है। इनके लिए कहीं और व्यवस्था कर दो, हमें भी इनकी बीमारी का इन्फेक्शन हो सकता है। सूरज को भी ये बात सही लगती थी, लेकिन वह कहता, अरे, कहाँ रख दूं? आखिर है तो माँ ही, किसके पास रख दूं? एक दिन शाम को जब सूरज ऑफिस से आया तो कविता ने कहा, देखो सूरज, आज मेरी बहन मेरे घर आने वाली है और वह हमारे साथ ही कुछ दिन रहेगी, तो उसे भी एक कमरा चाहिए। हो सकता है वह यहीं रहकर अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी करेगी। तो तुम अब अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में रख दो। तुम्हारी माँ के कमरे में मैं अपनी बहन को शिफ्ट कर दूंगी। सूरज इतनी बातें सुना तो थोड़ा गुस्से में आकर कहा, कविता, तुम कैसी बातें करती हो? हमारे रहते हुए माँ को हम वृद्धा आश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा समाज में कितना नाम खराब होगा। कविता ने समझाते हुए कहा, सूरज, यह इमोशनल होने का टाइम नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारी माँ की जो टीबी की बीमारी है वह लास्ट स्टेज पर चल रही है। कितना खर्च हो रहा है और मुझे पूरा दिन घर का काम करना पड़ रहा है। यदि तुम्हारी माँ वृद्धा आश्रम चली जाएंगी तो हमारा दवाइयों का खर्च बचेगा, यह कमरा भी खाली हो जाएगा। मैं अपनी बहन को रखूंगी तो मेरी बहन काम में मेरी मदद करेगी। देखो हमें कितने फायदे हो रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं सोच लेते? ज्यादा इमोशनल होकर मत सोचो। सूरज को भी यह बात ठीक लगी, तो सूरज ने भी कहा, ठीक है, कल माँ से मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ। यह सारी बात बहू बेटी जब कर रहे थे, तभी कमला जी अपनी दवाइयाँ खाने के लिए पानी लेने किचन में आई थी। बहू का कमरा किचन से लगा हुआ था। जोर जोर से बाहर आवाज आ रही थी। कमला जी वहीं रुककर यह सारी बात सुन ली। उन्हें तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके पैरों तले से जमीन ही सरक गई है। वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में आई और सारी रात यही सोचती रह गई कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे बारे में कैसा सोचते हैं। अरे, जब मेरा बेटा ही मुझे अपना नहीं समझता, अपनी पत्नी की बातों में आकर वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, तो भला मैं अपनी बहू को क्या दोष दूं? और मैं यह घर छोड़कर चली जाऊं? क्यों चली जाऊं? क्यों यह कमरा खाली कर दूं? आखिर
मैंने भी तो स्कूल में काम कर करके पैसे जोड़ कर यह घर लेने में आधी मदद की थी। माना कि मेरे बेटे ने कुछ पैसा लगाया, लेकिन मेरे लगाए हुए पैसे की कोई कीमत नहीं, मेरा इस घर में कोई हक नहीं। उनका दिल एक बार कहा कि मैं जाकर इन सारे सवालों का जवाब अपने बेटे से मांगूं, लेकिन वह कुछ सोचकर रुक गई कि अब कोई फायदा नहीं। जब मेरे बेटे के दिल में मेरे लिए कोई प्यार, कोई ममता है ही नहीं, तो उसके सामने रोने और गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। दूसरे दिन सुबह जब सूरज और कविता उठकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे, आज कविता की बहन जो आने वाली थी। कविता इसीलिए बेचैन थी कि कब सास कमरे से निकले और उन्हें वृद्धा आश्रम जाने के लिए कह दूं। सूरज जल्दी से उन्हें छोड़कर आ जाए, मैं सास के कमरे की साफ सफाई और उस कमरे को ठीक ठाक कर दूं, ताकि मेरी बहन उस कमरे में रह सके। काफी टाइम बीत गया था, सुबह के 9 बज चुके थे। अभी तक कमला जी कमरे से बाहर नहीं निकली। तो बेटा बहू दोनों उनके कमरे में ही पहुंच गए, लेकिन ये क्या, कमरे का दरवाजा तो बस ऐसे ही बंद था। उन्होंने धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। माँ कमरे में नहीं थी। इधर उधर देखने के बाद सूरज ने देखा कि अलमारी से माँ के कपड़े भी गायब थे। फिर उसने बेड पर नजर डाली, जहाँ एक पत्र पड़ा हुआ था। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे और बहू, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। तुम लोग मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने की तैयारी कर रहे हो। तुम लोगों को मेरा कमरा चाहिए। अरे, तुम लोगों को कमरा ही चाहिए था तो तुम लोग मुझे हाल में भी शिफ्ट कर सकते थे। घर में रखने के लिए जगह नहीं, दिल में थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग मुझे किसी सामान की तरह समझकर घर से बाहर निकाल देना चाहते हो। मैंने यह हक तुम लोगों को नहीं दिया कि तुम लोग अपनी मर्जी से मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दो। इसीलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, तुम दोनों की खुशियों में किसी की नजर ना लगे। बेटा, मुझे तो अपने जिंदगी से अब कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे आने के बाद मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए समर्पण कर दिया। एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करते हुए तुम्हें पढ़ा लिखा कर इसी दिन के लिए तैयार किया था कि तुम मुझे घर से निकाल दो। अरे, मैंने तो सपना देखा था कि जो सुख मुझे मेरे मायके में नहीं मिला, मेरे ससुराल में नहीं मिला, तुम्हारे पिताजी से नहीं मिला, वह सुख शायद मुझे मेरी औलाद से मिले। लेकिन मैं गलत थी। मेरी किस्मत में कभी सुख लिखा ही नहीं था। तुम दोनों सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। सूरज पत्र पढ़ते पढ़ते थोड़ा इमोशनल सा हो गया। उसकी आंखें भर आई। तभी कविता ने कहा, अरे, माँ जी को भी आज ही नाटक करना था, लेकिन वह उन्हें ढूंढने जा पाते इससे पहले ही उनकी बहन आ गई। कविता अपनी बहन को देखकर खुशी से चहक उठी। अब तो घर में खाने पीने और पार्टी के माहौल जैसा हो गया था। कुछ ही पल में अपनी माँ को भूल बैठा सूरज। साली के आने के बाद घर में एक अच्छे से खुशियों का माहौल छा गया। कविता जल्दी जल्दी अपने सासू माँ के कमरे को साफ सफाई करके अपनी बहन के लिए रहने को दे दिया। इधर कमला जी घर से निकलने के बाद अपने मायके वाले गांव में आ गई। वह जब अपने गांव में पहुंची तो उनके पिताजी का घर बंद था, क्योंकि उनका कोई भाई था या नहीं। माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उनकी जो 5 बहनें थी, उनका सबका ब्याह हो चुका था। वह अपने अपने ससुराल में थी। कमला जी पड़ोस में से अपने घर की चाबी लेकर घर को खोल दिया और अपनी 5 बहनों को खबर दे दिया। बहन भी खबर सुनते ही अपनी बड़ी बहन से मिलने आ गई। कमला जी ने अपनी 5 बहन को अपनी सारी समस्या बता दी कि किस तरह से उनका बेटा उन्हें वृद्धा आश्रम भेजने की तैयारी कर रहा था। 5 बहनें यह सुनकर बहुत दुखी हुई और कमला जी को उन्होंने कहा कि बहन, अब आपको किसी वृद्धा आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। यह हमारा मायके का घर जो है हम 5 बहनों का है, लेकिन हम 5 बहनें
आपको उपहार के रूप में दे रहे हैं। आप इसी घर में रहो और आपसे जो भी बन पड़े। पिताजी के खेत भी है, आपको तो खेती का भी अच्छा सा ज्ञान है। इसी में आप कोशिश करो और अपना जीवन यापन यहीं पर करो। बहनों ने उन्हें कुछ पैसे भी लाकर दे दिए। कमला जी ने कहा, समय आने पर मैं आप सबके पैसे वापिस कर दूंगी। कमला जी उन्हीं पैसों से खेतों में खेती करने की तैयारी कर दी। उन्होंने कुछ मजदूर लगा दिए और खेती के कुछ सामान खरीद कर ला दिए। कमला जी की मेहनत रंग लाई, अच्छे से अच्छी फसल हुई। कमला जी उन्हीं में से अपनी बहनों के पैसे भी वापिस कर दिए। उनकी मेहनत दिन प्रतिदिन रंग लाती जा रही थी। कमला जी अपनी पांचों बहन को भी मायके में त्योहार किसी भी प्रोग्राम के लिए बुला लिया करती थी। अब तो पांचों बहन भी बहुत खुश थी, क्योंकि जहां उन्हें ससुराल की एक ही चौखट पर गुजारना पड़ता था, बड़ी बहन के आने के बाद उनका मायका भी सज गया था। पांचों बहन अपने मायके आती। कमला जी अपनी बहनों को अच्छे अच्छे उपहार भी दिया करती थी। साथ साथ कमला जी की बची हुई कमाई में से वह वृद्ध और विधवा महिलाओं के लिए भी दान किया करती थी। कमला जी का धीरे धीरे नाम पूरे गांव में भी फैल गया था। आसपास के गांव के लोग भी उनकी तारीफ किया करते थे। अब तो किसी स्कूल, पंचायत भवन या बड़े बड़े जगहों में कमला जी को उद्घाटन के लिए मेन अतिथि के रूप में बुलाने जाने लगा। कमला जी अपने गांव से लेकर शहर तक एक प्रतिष्ठित महिला के रूप में जानी जाती थी। कमला जी ने यही कदम नहीं रोके। उन्होंने अपनी खेती के लिए ट्रैक्टर भी खरीद लिए थे। अब मजदूर भी उनकी कामों में मन लगाकर खुशी खुशी काम किया करते थे। उनकी वजह से कई गरीबों के घर भी चल रहे थे। कमला जी ने अपने गांव में एक स्कूल बनवा दिया। उस स्कूल का नाम उन्होंने कमलावती स्कूल से नाम रखा। कमला जी के आज उस स्कूल का उद्घाटन था। उनका बेटा सूरज सुबह सुबह पेपर पढ़ रहा था। तब उसने अपनी माँ के बारे में सारी जानकारी पढ़ी। उसके बाद उस पेपर में उनके स्कूल के उद्घाटन और स्कूल की फोटो छपी थी। वह देखते ही उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। वह अपनी पत्नी कविता को बुलाकर कहा, अरे कविता, सुन तो, इधर आ। अरे माँ ने क्या कमाल कर दिया। देखो तो, माँ तो एक समाज सेविका बन गई है। इतने पैसे, इतनी कमाई, माँ ने इतनी तरक्की कहाँ से कर ली। देखो, माँ ने तो स्कूल भी बनवा दिया है और आज माँ के स्कूल का उद्घाटन है। कविता आश्चर्यचकित से बोली, ये सच बोल रहे हो या मजाक? वह भी आई और पेपर पढ़ने लगी। कविता ने एकाएक बोल दिया, अरे कुछ भी हो, आखिर तुम इकलौते बेटे हो अपनी माँ के। इतनी संपत्ति का हकदार तुम ही हो सकते हो। क्यों ना हम दोनों को माँ से मिलने जाना चाहिए। माँ दूसरों को अपने पैसे लुटा रही है तो अपने बेटे को क्यों नहीं दे सकती। दोनों पति पत्नी अपनी माँ से मिलने चल दिए। जब वह लोग अपने माँ के घर पहुंचे तो देखा कि माँ घर पर नहीं थी। उनके यहाँ काम कर रहे नौकर चाकरों की भीड़ लगी थी। एक नौकर ने कहा, अभी कमला देवी जी यहाँ नहीं है। हमारे पड़ोस के गांव में एक नया ग्राम पंचायत भवन बना है। वहां पर बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया है और कमला जी वहां मेन अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन करवाने गई हैं। उन्हें आने में 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। सूरज और कविता अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगी। वह खेतों में घूमने निकल गए। उन्होंने देखा खेतों में हरी हरी फसल फैली हुई है। धरती सोना उगल रही है। माँ ने इतना सब कैसे कर लिया। सूरज तो सोच सोच के ही आश्चर्यचकित हो रहा था। उसकी आंखें इस चकाचौंध को देखकर लालच से भर गई थी। वह माँ के आते ही माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ,
तुम हम लोगों को छोड़कर क्यों चली गई थी? हम लोगों ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने तो अपने बेटे बहू की खबर तक नहीं ली। माँ ने कहा, हाँ, मुझे सब पता है कि तुम लोगों ने मुझे कितना ढूंढा होगा, मेरे लिए कितना रोया होगा। तुम ये सब दिखावा करना छोड़ो और बताओ मेरे पास क्यों आए हो? सूरज माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ, तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है और तुम अकेले यहाँ इतना सब कुछ कर रही हो। तुम चलो मेरे साथ और यह सारा काम मुझे दे दो। तुम्हारा घर, जमीन, किसानी, ये सब मैं खुद संभाल लूंगा। तुम इन नौकर चाकर के साथ कब तक अकेले रहोगी? इन्हें यहाँ से छुट्टी कर दो। कमला जी ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जब तुम अपनी माँ को बेघर कर सकती हो, उसे तुमसे 2 जून का 2 रोटी नहीं खिलाया जाता, तो तुम इन मजदूरों को बेघर करने में जरा भी टाइम नहीं लगाओगे। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे लिए अपने साथ काम कर रहे लोगों को कभी बेरोजगार नहीं करूंगी और ना ही इस संपत्ति में तुम्हारा कोई हक है। इसमें से तुम्हें मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर कमला जी आगे बढ़ चली। उनकी आंखों में आंसू था। उनका दिल कर रहा था कि एक बार अपने बेटे को गले लगा ले, लेकिन उन्हें पता था कि इस लालची बेटे को गले लगाते ही यह मेरे साथ ना जाने कितने लोगों को बेरोजगार कर देगा। वह अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए एक नौकर से कहा, मेहमान आए हैं, इनका स्वागत नहीं करोगे? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके कमरे खाली करवाकर अपने मायके वालों को शिफ्ट कर दूं। इन्हें ले जाओ, जितने दिन रहें, इन्हें खूब मजे कराओ। मुझे एक स्कूल में जाना है, वहाँ आज बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम है और मुझे वहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इतना कहकर कमला जी अपनी स्कूटी उठाई और वहाँ से चली गई। कविता अपनी सास को स्कूटी चलाता हुआ देख आश्चर्यचकित रह गई। कल तक जो औरत दवाइयों के लिए तरस रही थी, आज उसके अंदर ना जाने कितने नौकर चाकर काम कर रहे हैं और उसकी वजह से कितने लोगों का घर चल रहा है। वह वहीं अवाक सी खड़ी अपनी सास को देखती रह गई। सास फर्राटे से स्कूटी चलाकर चली गई। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में यदि नए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय